देखो मिस जंगली बिल्ली, टाइम वेस्ट मत करो। हम दोनों भाई बहुत बड़ा पंगा लेने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी तरह का खतरा आए, इसलिए दादी और मॉम के साथ चुपचाप यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेम ने एक ही झटके में अपने कॉलर से उसका हाथ छुड़ाकर कहा। पंगा ले रहे हो? मतलब क्या कर रहे हो? वह दोनों भाई, नैना ने सीरियस होकर पूछा। प्रेम भी सीरियस होकर, हर बात तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। इतना जान लो कि इस पंगे में हो सकता है कि तुम्हें मुझसे आज़ादी मिल जाए, फिर भाई के पीछे दीवानगी करती रहना जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। प्रेम की आवाज़ में उदासीपन था। वह पलटकर वहां से चला गया। वह इस तरह खड़ी उसे देखती रह गई। पता नहीं क्यों प्रेम की कही यह आखिरी बात उसके दिल में लगी। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे इसके लिए क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे तो कार्तिक को हासिल करना है ना। वह मेरा है। प्रेम और मेरे बीच तो बस, वह सब तो एक गलती, वह बस। उसकी बातों को सुनने के बाद नैना खुद में ही उलझ गई। उसके जाने के नाम पर उसे बुरा क्यों लग रहा है? जो चीज उसके और प्रेम के बीच हुई उसे वह गलत मानना चाहती थी, लेकिन उसका दिल था जो इन सबको गलत करार नहीं दे रहा था। दिमाग की दीवानगी दिल की बातें मानने नहीं दे रहा था। पहले वह कार्तिक से अट्रैक्ट हुई, और अब जो अट्रैक्शन उसके दिल में उसे महसूस हो रहा था वह उसे नकार रही थी। पहले नैना का दिमाग कार्तिक की पर्सनालिटी और पावर पर अट्रैक्ट हुआ था, और अब उसका दिल प्रेम के व्यवहार से अट्रैक्ट होने लगा। वह उसके साथ बहुत अकड़ती, लड़ती झगड़ती थी, क्योंकि दोनों का करेक्टर लगभग एक जैसा था। दोनों ही बिगड़े हुए थे, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे पसंद थे। बस इस बात को नैना स्वीकार करना नहीं चाहती थी। रात के 11 बज रहे थे। राइफल के बंगले के बाहर कुछ बॉडीगार्ड आकर रुके। वॉचमैन ने गेट ओपन किया तो उसे जाने पहचाने बॉडीगार्ड नजर आए। उसने उनमें से कुछ लोगों की आईडी चेक की। कुल 10-20 बॉडीगार्ड थे। जाने पहचाने थे उनमें से कुछ चेहरे, इसलिए हर किसी को अच्छे से उन लोगों ने चेक नहीं किया और अंदर जाने दिया। अब जैसे ही वह बॉडीगार्ड बंगले के अंदर वाले गेट तक पहुंचे और हॉल में दाखिल होने लगे, उनके चेहरे की रंगत बदल गई। उनमें से 2 बॉडीगार्ड आगे आए, जिसे देखकर उन सभी के पसीने छूटने लगे। उन दोनों ने इशारे में ही बाकी बॉडीगार्ड को आंखों से ही कुछ इशारे किए और मुंह बंद रखने का इशारा करके हॉल की तरफ नजदीक घूमने लगे। इनमें से एक ने इशारे में बाकी बॉडीगार्ड से कुछ पूछा। एक ने सीढ़ी के ऊपर वाले कमरे की ओर देखकर इशारा किया, तो वह बॉडीगार्ड डेविल स्माइल के साथ उस ओर बढ़ गया। दोनों के मुंह पर घनी दाढ़ी मूछें थीं। उसके साथ एक और बॉडीगार्ड था, वह भी उसके पीछे चल रहा था। वह दोनों बहुत सतर्क होकर आगे बढ़े। इस वक्त एक बहुत बड़ी मीटिंग राइफल विवेक जी और रॉयल ग्रुप के बीच हो रही थी। वह लोग उसी में बिजी थे। वह दोनों बॉडीगार्ड्स यूनिफॉर्म में थे और सर पर उनके टोपी था, जिसे चेहरे को झुकाते हुए दोनों ऊपर के कमरे की ओर चल पड़े। वह दोनों उस कमरे के सामने आए जिसमें बेबी के साथ मिस्री थी। उन लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, फिर मिस्री ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उन दोनों बॉडीगार्ड को देखकर गुस्से में बोली, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? अभी तो मैं कहीं भाग नहीं रही, फिर नाक में दम क्यों कर रखा है? सामने खड़े बॉडीगार्ड ने अपने पीछे खड़े साथी की ओर देखकर इशारा किया, और मिस्री को झट से अंदर धकेल कर वह भी अंदर दाखिल हुआ, और उसने एकदम से दरवाजा झट से बंद करके मिस्री के दोनों कंधों को पकड़कर पलटकर उसे इस दरवाजे से लगा दिया। मिस्री एकदम घबरा गई। डर में ही उसने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? जानते हो मैं कौन हूँ? किंग की वाइफ हूँ मैं। चुटकी में तुम्हें खत्म करवा सकती हूँ। मिस्री के ऐसे धमकी देने पर वह बॉडीगार्ड और अकड़कर उसके करीब आया। और अगर मैं तुम्हारे किंग से ना डरूं तो, तुम्हारे साथ कुछ करूं तो? वह उसके करीब आने लगा। मिस्री उसे अपने से दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर एकदम से उसने उस पर हाथ उठाना चाहा, तो उसने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और दरवाजे से लगाकर उसके चेहरे के और करीब आया। उस बॉडीगार्ड के हाथ में ग्लव्स लगे थे, इसलिए वह उसकी हथेली से फील नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिल कह रहा था कि वह कार्तिक है। फिर उस बॉडीगार्ड ने उसकी एक कलाई छोड़ दी, और जब उसने अपने चेहरे से दाढ़ी को अलग किया, मिस्री की आंखें फैल गईं। वह अचंभित कार्तिक को देखती रह गई और झट से उसके गले लग गई। काशी, तुम और यहाँ? थैंक गॉड तुम आ गए। वह खुशी के मारे उसके गले लगकर एकदम से उसे बाहों में जकड़ने लगी, जैसे उसमें ही समा जाएगी। बस बस मेरी जान, तुम तो ऐसे गले लग रही हो जैसे खुद को आधा मुझ में शामिल कर लोगी और हम अर्धनारीश्वर बन जाएंगे। कार्तिक ने भी प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा। वह मुस्कुराई। काशी, तुम्हें पता है ये लोग बहुत बुरे हैं।
सरकारी अस्पताल के नाम पर बेचारे गरीब मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों को बड़ा नाम देकर उनके बॉडी के सारे अंग चुराकर बाहर देश विदेश में बेच रहे हैं। प्लीज कुछ करो ना, उन्हें बचा लो। मिश्री अब उससे अलग होकर बहुत व्याकुल होकर बोली। कार्तिक कुछ कहने को हुआ, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई, वह आ रहा है, सावधान रहिए। यह सुनकर मिश्री घबरा गई। राइफल के आने की खबर पाकर कार्तिक तुरंत रूम से बाहर निकलकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और मिश्री अपनी जगह पर जाकर लेट गई। राइफल कमरे में दाखिल हुआ। उसने मिश्री और बेबी को देखा। कमरे से कुछ फाइल निकालकर फिर वह बाहर चला गया। कार्तिक और प्रेम सिर्फ मिश्री से मिलने और राइफल के बंगले का सीक्रेट जानने आए थे कि वहाँ कितने लोग हैं और कैसे अटैक करने पर वह लोग जीत हासिल कर सकते हैं। अपने इस प्लान में कामयाब होने के बाद जाने से पहले उन लोगों ने मिस्री को मैसेज दिया कि वह लोग अगली बार आएंगे तो उसे लेकर जाएंगे। अब वह लोग वहां से निकले और 1-1.5 घंटे बाद ही पूरी फौज के साथ कार्तिक और प्रेम ने राइफल के इस बंगले पर भी अटैक कर दिया। दोनों मशीन गन लेकर सबसे आगे चल रहे थे और रास्ते के सामने आने वाले राइफल के सारे आदमियों को ढेर करते जा रहे थे। अचानक हुए इस हमले से राइफल के सारे आदमी बौखला गए, लेकिन और अंदर जाने के बाद कार्तिक और प्रेम को झटका लगा। 1 घंटे पहले वह लोग जितने गार्ड्स देख कर गए थे, इस वक्त राइफल के बंगले के अंदर उससे दुगने गार्ड्स खड़े थे। फिर भी वह दोनों पीछे हटने के लिए तो आगे नहीं आए थे और सब पर अटैक करते हुए वह लोग बंगले के अंदर दाखिल हुए और सीधे बेबी के कमरे में पहुंचे। बेबी के कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। उन दोनों को दाल में कुछ काला लगा। जब रूम की लाइट ऑन हुई तो उनके होश उड़ गए। लाइट ऑन होने पर कमरे के बीचों बीच मिश्री हाथ में गन पकड़े खड़ी नजर आई। प्रेम और कार्तिक कुछ और कह पाते उससे पहले ही मिश्री ने एकदम कार्तिक और प्रेम पर गोली चला दी। उसकी पहली गोली कार्तिक के सीने की दाईं तरफ लगी और कार्तिक के बाएं कंधे पर बुलेट लगते ही दोनों की चीखें निकल गईं। इस बार भी दोनों कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। अचानक से लाइट गोल हुई और जब लाइट आई तो मिश्री वहां थी ही नहीं। गोली लगने के कुछ ही देर बाद कार्तिक बेहोश हो गया। मिश्री के इस व्यवहार ने उन दोनों को सर से पांव तक हिला दिया। अब उनके साथ आए बॉडीगार्ड ने पूरे बंगले में हर तरफ उसे ढूंढा, मगर वह कहीं मिली ही नहीं। प्रेम तुरंत कार्तिक को लेकर अस्पताल पहुंचा। तुरंत ही कार्तिक का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। प्रेम के कंधे से भी बुलेट निकल गया। प्रेम को पूरा डाउट था कि इस सबके पीछे भी विवेक जी का ही हाथ है। शायद उन्हें पता चल गया था कि वह दोनों राइफल के बंगले पर फिर से अटैक करने वाले हैं। वह बंगले में पहुंचे तो विवेक जी बड़े आराम से महाराज की तरह बैठे हुए थे। डैड, प्लीज ये गेम खेलना बंद कर दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इन सबके पीछे आपका ही हाथ है। भाभी ने हम पर गोली चलाई, ये भी आपकी ही कोई साजिश है। भाई सौतेले ही सही, बेटे हैं आपके, और मैं तो आपका अपना खून हूं ना, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं। मैं बहुत गुस्से में उन पर चिल्लाया। वह डेविल स्माइल के साथ पैर पर पैर रखकर बैठ आराम से उसे देख रहे थे। क्यों बरखुरदार, हो गई? दोनों भाई बहुत बड़े हीरो बन रहे थे। ये खेल मेरा है, इसमें सब वही करोगे जो मैं चाहूंगा। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकते। विवेक जी ने बहुत गुरूर के साथ कहा और घमंड के साथ हंसने लगे। उनकी घिनौनी हंसी को सुनकर प्रेम की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल लिया और एकदम से विवेक जी के सर पर तान दिया। वह एकदम अचंभित रह गए। अब प्रेम सीरियस होकर, तो आप भी ये कैसे भूल गए डैड कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ? कब कहाँ कौन सी चाल चलनी है मैंने भी सीख ली है आपसे। अब प्रेम ने वहां खड़े अपने गुंडों और बॉडीगार्ड की ओर देखकर कहा, इन्होंने बहुत काम कर लिया है, अब इनको आराम की जरूरत है। इन्हें इनके कमरे में ऐसे लॉक करके रखो कि हवा भी मेरी मर्जी के बगैर अंदर ना जाए। यह कहने के बाद उसने हवा में 2-3 गोलियां चला दी तो सारे ऑफिसर घबरा गए और उन लोगों ने तुरंत विवेक जी को पकड़ लिया और उन्हें उनके ही कमरे में लॉक कर दिया। कमरे में बंद विवेक जी चिल्लाने लगे, अब मुझे बंद करके कुछ नहीं होगा बरखुरदार, क्योंकि अब मैंने किरदार बदल दिया है। अब तक मास्टरमाइंड में था, लेकिन अब मैंने किसी और को बना दिया है। अब तुम लोगों को वह खत्म करेगी जिसको तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। यह कहकर वह हंसने लगे। यह सुनने के बाद प्रेम ने बहुत गुस्से में दरवाजे को लात मारकर खोल दिया, मगर वह उनके साथ कुछ करता उससे पहले ही अस्पताल से उसे कॉल आया। डॉक्टर इमरजेंसी में उसे अस्पताल बुला रहे थे। उन्हें अपने बॉडीगार्ड की कैद में छोड़कर प्रेम तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि कार्तिक का इमरजेंसी एक ऑपरेशन करना होगा, जिसमें उन्हें
उसके रिलेटिव्स के सिग्नेचर चाहिए। प्रेम ने तुरंत उनके दिए हुए डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दिए। डॉक्टर अंदर कार्तिक का ऑपरेशन करने लगे। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। भाभी, ये आपने क्या किया? अपने हाथों से ही भाई की जिंदगी खतरे में डाल दी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे हो गया? ये भाई, ये सब सोच सोच कर प्रेम का सर फटने लगा। राइफल, ये क्या करवाया तुमने मेरे हाथों? तुमने मेरे हाथों मेरे ही कार्तिक की जान देनी चाहिए। उसके सीने पर गोली चलवा दी। प्लीज यहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मिस्री गुस्से में रोते हुए राइफल से बोली। वह लोग इस वक्त एक गोदाम के अंदर थे। मिस्री ने नमी भरी नजरों से नजर उठाकर देखा तो उसके सामने 3 कुर्सियां लगी हुई थी, जिनमें नैना, त्रिवेणी जी और कोकला जी बंधी हुई थी, और 8 से 9 बॉडीगार्ड उन्हें घेर कर बंदूक की नोक पर लेकर खड़े थे। डेविल स्माइल के साथ राइफल मिस्री के पास झुका और उसके गले को पकड़कर उसने उसे अपने सामने खड़ा किया। कार्तिक को क्या लगा? बहुत बड़ा साथी है वह। इस खेल में नया है वह, कुछ नहीं जानता। वह सिर्फ बिजनेस अच्छा कर सकता है। ये बेईमानी का काम उससे नहीं होगा। उसे लगा वह गेटअप चेंज करके मेरे घर में आएगा और तुम्हें उड़ाकर ले जाएगा। जब तुमने चैलेंज दिया था ना कि वह खुद आएगा तुम्हें लेने, तभी मुझे तुम पर डाउट हो गया था कि कुछ तो तुम कर चुकी हो। इस गेम का असली मजा तो अब आएगा, जब काम हमारा होगा और चेहरा तुम्हारा। किंग की क्वीन होना तुम। तो चलो, किंग हमारे खिलाफ है तो क्या, हम उसके सामने क्वीन को ही खड़ा कर देते हैं। किंग हमारे खिलाफ लड़ेगा और तुम हमारे सपोर्ट में, हमारे हाथों की कठपुतली बनकर तुम हमारे इशारों पर नाचोगी। और वह किंग, वह तो पहले से ही अपने आप के इशारे पर नाच रहा है। ये कहकर राइफल हंसने लगा। मिसी को राइफल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह इस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसका कहा एक शब्द और उठाया एक कदम बहुत कुछ बिगाड़ सकता था। प्रेम खुद अपने प्राइवेट फ्लाइट में बिठाकर कोकला जी, त्रिवेणी जी और नैना को महाबलेश्वर छोड़कर आया, और उनकी सिक्योरिटी के लिए जो 10 बॉडीगार्ड वह छोड़कर आया था, प्रेम को पता ही नहीं चला कि उसके वहां से जाते ही राइफल के 50 बॉडीगार्ड वहां पहुंचे और उन लोगों ने उन तीनों को अपने कब्जे में ले लिया और उन लोगों के सर पर बंदूक तानकर मिस्री को प्रेम और कार्तिक पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया। राइफल तो चाहता था कि मिस्री के हाथों ही प्रेम और कार्तिक की मौत हो जाए। जानना चाहती हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? राइफल फिर एक बार सुलगकर मिस्री के करीब आया। मैं उसे सवाल भरी नजरों से देखने लगी, क्योंकि पहले तो उस राम की वजह से मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है। उसके बाद वह तुम्हारे कार्तिक की वजह से मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। कार्तिक के आदमियों ने उसे इतना मारा कि आज ही मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। तो मैं उसे सुकून से कैसे जीने दूं? अब मैं उसे तुम्हारे हाथों ही खत्म करवाऊंगा। जिन चीजों को तुम रोकना चाहती थी ना, वह अब तुम्हारे हाथों ही होंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। राइफल ने बहुत नफरत के साथ उसे धक्का देकर कहा। उसके धक्के के कारण मिस्री संभल नहीं पाई और वहीं फर्श पर गिरी। उसने पलटकर गुस्से में राइफल को देखा तो वह भी पलटकर वहां से चला गया। वह गोदाम में राइफल के गुंडे और बॉडीगार्ड के साथ वह रह गई थी। उसने त्रिवेणी जी और कोकला जी की ओर देखा, जो कि बेहोश थी। उसकी नजर नैना पर भी गई, वह भी बेहोश थी। वह अपनी जगह पर बैठी घुटन के साथ रोने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे प्रेम के साथ उसने कार्तिक के सीने पर गोली चलाई थी। यहाँ तक कि उसने प्रेम को भी नहीं छोड़ा था। मगर क्या करती? अगर उन पर गोली नहीं चलाती तो राइफल के आदमी उन तीनों को मार देते। और इस और अस्पताल में 2 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने खबर दी कि अब कार्तिक खतरे से बाहर है। तब जाकर प्रेम की जान में जान आई। जब कार्तिक होश में आया तो उसे उस वक्त का पूरा मंजर दिखाई दिया। उसके मन में फिर वही सवाल उठा कि क्यों मिस्री ने ऐसा क्यों किया। वही राइफल के हॉस्पिटल में उन लोगों का काला कारनामा चालू था। जो भी भोले वाले लोग उनके अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवाने जा रहे थे, उन्हें उल्टे सीधी बीमारियों का नाम बताकर गलत दवाई डॉक्टर देने लगे, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। और जैसे ही वह दोबारा हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर ने सीधा ऑपरेशन करने के लिए कह दिया और ऑपरेशन का बड़ा खर्चा उनके सामने रखा। जो लोग खर्च उठा पाए उनके साथ आए मरीजों की जान तो बच गई, लेकिन जो इस खर्च को नहीं उठा पाए उन्हें अपनों को खोना पड़ा। ऑपरेशन की अगली सुबह कार्तिक बेड से उठने को हुआ तो डॉक्टर ने उसे साफ मना कर दिया कि अभी कुछ दिन वह बेड रेस्ट पर ही रहे। अभी अभी उसकी सर्जरी हुई है, इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ उसके लिए सही नहीं होगा। जिस पर कार्तिक भी उनसे नाराज हो गया कि वह चुपचाप नहीं बैठ सकता।
उसे जानना है क्योंकि मिस्री ने ऐसा क्यों किया। कहीं वह मजबूर तो नहीं। उसके इस कदम के पीछे सही वजह क्या है? जब कार्तिक डॉक्टर की बातें मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और प्रेम को भी समझा दिया कि उसके लिए अभी आराम करना कितना जरूरी है। उसकी पूरी कंडीशन डॉक्टर से समझने के बाद प्रेम को भी सहमत होना पड़ा। जब नैना पर बेहोशी की दवा का असर कम हुआ तो वह होश में आई और आसपास देखने लगी। गोदाम के चारों तरफ देखकर और खुद को बंधी हुई हालत में पाकर वह थोड़ी घबरा गई। इस वक्त उस गोदाम के अंदर और कोई नहीं था। इधर उधर देखते हुए नैना की नजर मिस्री पर गई, जो पास के सोफे पर सर रखकर फर्श पर बैठी हुई थी। नैना ने उसे गौर से देखा। उसके हाथ पांव खुले देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। मिस्री, हम यहाँ बंधे हुए हैं और तुम वहां आराम से सो रही हो, नैना गुस्से में चिल्लाई। उसके चिल्लाने पर चौंक कर मिस्री जागी और आसपास देखने लगी। जब उसकी नजर नैना पर गई तो वह उसे सुलगती हुई नजर आई। मिस्री, बिना कोई ड्रामा किए मेरे हाथों की रस्सी खोल दे। ये सब क्या चक्कर है? हम लोग बंधे हुए हैं और तू आजाद। क्या गेम खेल रही है हमारे साथ? उसने उसे घूरते हुए कहा। उसका यह व्यवहार देखकर मिस्री को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे उससे यही उम्मीद थी। मिस्री अपनी जगह पर उठकर खड़ी हुई। उसने गहरी सांस ली और नैना के सामने आई। क्यों मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो हर बार तुम्हारी बात मानूं और तुम्हारे अत्याचार सहती रहूं? मिस्री ने नैना के सामने जाकर जब ये कहा तो नैना आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मिस्री, तो तुम भी आ गई अपनी औकात पर। पहले तो भोलेपन का दिखावा करके खुद से मेरे पापा मम्मी को छीन लिया। अब 2 पल जो कार्तिक के साथ उसके आसपास रहकर सुकून से जी रही थी, तुमने उससे भी मुझसे दूर कर दिया। मैंने इसके आगे भी कुछ कहने वाली थी कि तभी उसके गाल पर एक कसकर चांटा पड़ा। वह अपलक मिस्री को देखने लगी। तभी राइफल अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा था और उसने मिस्री को नैना पर हाथ उठाते देखा तो उसे भी जोर का झटका बहुत जोर से लगा। हाउ डेयर यू! मिस्री, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? एक बार मेरे हाथ खोल दो, फिर तुम्हें बताती हूँ। उसके हाथ उठाने पर नैना बौखला गई और गुस्से में छटपटाने लगी छूटने के लिए। मिस्री भी डेविल स्माइल के साथ उसकी ओर करीब आई और उसने कसकर नैना का जबड़ा पकड़ लिया। ऐसे कैसे छोड़ दूं मेरी जान? तूने भी बहुत सताया है मुझे। भूल गई? मैं सो रही थी तो तूने मेरे चेहरे पर गर्म पानी डाला था और चिमटा से जलाया था, मेरी हथेली को और कमर को। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? मिस्री ने भी नफरत भरे स्वर में जब ये कहा तो नैना की आंखें फैल गईं और वह घबराहट भरी नजरों से उसे देखने लगी। क्यों, याद आया सब कुछ? अब तो मौका मिला है तुमसे बदला लेने के लिए। अब तुम्हें पता चलेगा कि मासूम लोग बिगड़ते हैं तो कितने बुरे हो सकते हैं। मिस्री ने गुस्से में जबड़े मसलते हुए कहा और खींचकर उल्टा थप्पड़ नैना के दूसरे गाल पर भी चिपका दिया। यह देख नैना के दिमाग के तो सारे फ्यूज उड़ गए। वहीं मिस्री का यह रूप देखकर राइफल ताली बजाते हुए उसके करीब आया। वाह, क्या सीन देखने को मिल रहा है! मुझे तो लगा तुम्हारी बहन को किडनैप करके यहाँ पर हमने बांध कर रखा है। तुम उसे छुड़ाने के लिए मेरे पैर पकड़ लोगी, रिक्वेस्ट करोगी मेरे सामने, लेकिन तुम तो खुद उसकी क्लास लगा रही हो। आखिर बात क्या है? राइफल ने डेविल स्माइल के साथ मिस्री की आंखों में देखकर पूछा। मिस्री भी उसे उसी के अंदाज में देखने लगी। सब कुछ जानते हो फिर भी मुझसे पूछते हो? यह है ही कौन मेरे लिए, जो इसके लिए मैं किसी के आगे इसके लिए भीख मांगू? ये तो खुद मेरी दुश्मन है। एनीवे, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। एकदम से मिस्री ने टॉपिक चेंज कर दिया तो राइफल उसे और गहरी नजरों से देखने लगा। मिस्री राइफल की ओर करीब आई और उसे नजरें मिलाकर, एक डील करना चाहती हूँ आपसे, जिसमें 2 फायदे आपके ही हैं। राइफल ने हैरान नजरों से देखकर, कैसा डील, और तुम मेरे फायदे के बारे में क्यों सोच रही हो? मिस्री किलर स्माइल के साथ, वक्त ऐसा आता है कि सोचना पड़ता है, अपने बारे में भी, दोस्त के बारे में भी और दुश्मन के बारे में भी। यह कहकर मिस्री ने पहले राइफल को देखा और फिर नैना को घूर कर देखने लगी। फिर वापस उससे नजरें मिलाकर बोली, आप कार्तिक से बदला लेना चाहते हैं ना? उसे तड़पाना चाहते हैं और मेरे रहने से आपकी बेटी को भी खुशी है, तो क्यों ना खुशी को और दुश्मनी को गहरा किया जाए। राइफल उसे असमंजस भरी नजरों से देखते हुए, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या डील है तुम्हारा? मिस्री बहुत सीरियस होकर, मेरा डील यह है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। बदले में मुझे आपसे 50% पार्टनरशिप चाहिए और इसके बदले क्या फायदे होंगे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मिस्री के मुंह से ये निकला तो राइफल के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ में नैना को भी ऐसा लगा
जैसे जमीन फट गया और वह सीधा अंदर समा गई। उन दोनों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या बोल रही हो तुम? सच में मेरे सपोर्ट में हो? राइफल और भी ज्यादा हैरान होकर। तभी नैना गुस्से में, अच्छा तो ये है तुम्हारा असली रूप। पहले तो कार्तिक की बहुत बड़ी दीवानी बनती फिरती थी और अब अपने फायदे के लिए उसे धोखा देने चली। मिश्री, तुम तो गेम खेलने में मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। जिस पर मिश्री भी उस पर चिल्लाई, गेम खेलने की बात तुम ना करो तो ही अच्छा है। आज मेरे इस रूप को देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, और जो रूप तुम मुझे दिखा रही थी उसका क्या? सगी बहन ना सही, तुम बहन थी मेरी, फिर भी तुमने मेरे पति पर ही नजर रखी। हाँ पता है, तुम पहले कार्तिक से अट्रैक्ट हुई थी, फिर भी कार्तिक तो मुझसे प्यार करता था ना। फिर भी उसे मुझसे छीनने के लिए तुमने क्या नहीं किया? मुझे पागल तक कर दिया। अपने फायदे के लिए मैं अपना करेक्टर क्यों चेंज नहीं कर सकती? मिस्री की ये बातें सुनकर नैना की बोलती बंद हो गई। अब मिस्री किलर स्माइल के साथ राइफल की ओर मुड़ी। आप क्या सोच रहे हैं? क्या फैसला है आपका? अच्छा मौका दे रही हूँ आपको। आप एक बार में ही अपनी वाइफ और भाई की मौत का बदला ले सकते हैं। राइफल उसे अब भी हैरान नजरों से देखकर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तुम तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम भी तो कार्तिक से प्यार करती थी ना? मिश्री व्यंग से मुस्कुराई। हाँ प्यार, लेकिन वह तो मैं अपनी मम्मी पापा से भी करती थी ना, जिन्होंने मुझे गोद लेकर मेरी जिंदगी संवार दी, बेशुमार प्यार दिया। लेकिन जैसे ही वह कार्तिक मेरी जिंदगी में आया, उसे पाने के पागलपन में ये नैना मेरा एक्सीडेंट करवाना चाहती थी। इसने मेरी कार का ब्रेक फेल करवा दिया। एक्सीडेंट हुआ भी, मगर मैं बदनसीब बच गई और मम्मी पापा मर गए। फिर भी ये पागल नहीं सुधरी। इसने मुझे ही पागल कर दिया और मेरे पागलपन का फायदा उठाते हुए न जाने कितना मुझे टॉर्चर करती रही। उस कार्तिक से प्यार करके मुझे मिला ही क्या? हमेशा तकलीफ ही तो सहती रही मैं। अब समझ में आया कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, बेवकूफ़ी कर रही थी। तो अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुझे बेबी के साथ रहना अच्छा लगने लगा है, और आप भी कितने अच्छे हैं। मैं दुश्मन की वाइफ हूँ, फिर भी मेरा ख्याल रखते हैं। आपसे शादी करके आपके साथ 50% की मालकिन बनकर मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अब मिस्री ने अपनी बात खत्म की। नैना के साथ राइफल भी उसे सदमे के साथ देख रहे थे। दोनों को उसके इस करेक्टर पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं मिस्री के होठों पर डेविल स्माइल थी। कुछ तो उसके दिल में खतरनाक चल रहा था। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है, कहीं तुम मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रही? सोच लो, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राइफल ने हैरानी के साथ उसे चेतावनी दी। मिस्री बैंक से मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं? जिसकी जिंदगी हर तरफ से खतरे में है। मेरी हालत इस वक्त मरता क्या ना करता है। आप मुझे आज़ादी देंगे नहीं? कार्तिक के सीने पर मैंने गोली चलाई है, शायद ही वह जिंदा बचा होगा। बच भी गया तो मुझे बचा नहीं सकता। वह हर बार मेरे बारे में पता तो लगा लेता है, लेकिन मुझे छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि उससे ज़्यादा चालाक हैं आप। इसलिए अब मैं सही डिसीजन ले रही हूँ। उसी को अपने लिए चुन रही हूँ जो मेरे लिए परफेक्ट है। फाइनल। इतना बोलकर मिस्री चुप हो गई। राइफल बहुत गंभीर होकर उसकी कई बातों के बारे में सोचने लगा। मिस्री के अचानक करेक्टर चेंज होने पर उस पर डाउट तो हो रहा था, मगर बात बिल्कुल सही बोल रही है। चारों तरफ से फंदे में फंसी है, उसके पास और कोई रास्ता है भी नहीं। और कार्तिक से बदला लेने के लिए और बेबी का ख्याल रखने के लिए मुझे भी उसकी ज़रूरत है। और जिस तरह वह मेरे फंदे में फंसी है, कोई चालाकी कर भी नहीं सकती। और जब वह खुद मेरी गुलाम बनना चाहती है, तो दिक्कत ही क्या है? ये सब सोचकर राइफल कुटिलता के साथ मुस्कुराया। मिस्री भी उसके चेहरे को ही देख रही थी। जिस तरह मेरे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है, इस तरह आपके पास भी मुझे चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब यही मेरे पास इकलौता रास्ता है, तुम लोगों के खेल को ख़त्म करने के लिए। मुझे भी तुम लोगों के तरीके से ही खेलना होगा। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये करना होगा। उस बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए और अपने कार्तिक के पास वापस जाने के लिए। भगवान, मेरे कार्तिक को बचा लेना, उसे कुछ ना हुआ हो। मिस्री बहुत सीरियस होकर मन में सोच रही थी। फिर उसे याद आया कि जब वह कार्तिक पर गोली चला रही थी, तो उसने जानबूझकर उसके सीने पर ही ऐसी जगह पर निशाना लगाया जिससे कार्तिक बच जाए। वैसे वह कंफर्म नहीं थी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उसे निशाना लगाना तो बिल्कुल नहीं आता था। फिर भी उसने कोशिश की। फिर मिस्री ने राइफल को गौर से देखा। अभी क्या सोच रहे हो?
ठीक है, अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं है तो मुझे रॉयल ग्रुप से बात करना है। अब मिस्री ने एक कहा तो राइफल की आंखों की रंगत बदल गई। तुम रॉयल ग्रुप से क्यों बात करोगी? जानती हो रॉयल ग्रुप के लीडर को? मिस्री सीरियस होकर, हाँ जानती हूँ। अगर आपको मेरा डील एक्सेप्ट नहीं है तो मेरी बात उससे करवा दो। वह भी कार्तिक से बदला लेना चाहता है। वह मेरी बात जरूर मानेगा। मिस्री के कहने पर राइफल सख्त हुआ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा डील एक्सेप्ट है, लेकिन शादी हम 1 महीने बाद करेंगे, बेबी के बर्थडे पर। मिस्री मुस्कुराकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर तो नैना का दिल जल गया। मैं गुस्से में सुलगने लगी। मिस्री, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम सिर्फ कार्तिक को धोखा नहीं दे रही, हम सबकी जिंदगी भी खतरे में डाल रही हो। मैं जैसा भी पागलपन करती हूँ तो तुम्हारी बहन ना। प्लीज मुझे आजाद करवा दो। नैना छटपटाने लगी। मिस्री कुछ कहने को हुई उससे पहले ही राइफल बोल पड़ा। ये बहुत फड़फड़ा रही है, इसे फिर से बेहोशी का ओवरडोज दे दो। ध्यान रहे इनमें से कोई भी होश में ना आने पाए। और मिस्री, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम कैद में रहने वाली चीज नहीं हो, क्योंकि अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। चलो मेरे साथ। वह मिस्री को अपने साथ आने का इशारा करके वहां से चला गया। उसे जाते देखकर नैना छटपटाने लगी। मिस्री, तुम ऐसे नहीं कर सकती, प्लीज मुझे आजाद करवा दो। तुम्हारी बहन हूँ यार, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन उसका चीखना चिल्लाना काम नहीं आया। बॉडीगार्ड में से एक ने उसके पास जाकर उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। फिर उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया और उसे बेहोशी का ओवरडोज दिलवा दिया। राइफल मिस्री को लेकर अपने बंगले में पहुंचा। उसने जब बेबी को खबर दी कि मिस्री फिर शादी कर रही है तो वह बहुत खुश हो गई। इसके बाद वह अपना काम करने चला गया। मिस्री ने बहुत बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब सोच में पड़ गई थी कि आगे क्या कैसे करेगी। वह इस वक्त किस जाल में फंसी हुई थी। उसके पास बाहर निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं था। वह जानती थी कि वह उन लोगों का विरोध करेगी तो वह लोग उसे और टॉर्चर करेंगे और वह अपनी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए वह अब समझदारी से काम ले रही थी। बस कार्तिक की याद में उसकी भूख प्यास सब मर चुकी थी। कार्तिक आईसीयू के बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर कुछ ही देर पहले उसे दवा देकर गए थे। उसका सर घूम रहा था। तभी उसके रूम का गेट खुला। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने से राइफल आ रहा था। उसे देखकर उससे बहुत गुस्सा आया। वही राइफल डेविल इस्माइल के साथ उसके करीब पहुंचा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा। राइफल किलर इस्माइल के साथ एक गुड न्यूज़ देने आया हूँ तुम्हें। जानते हो, मैं और तुम्हारी मिस्री शादी कर रहे हैं। यह सुनकर तो कार्तिक का खून खौल गया। उसने एकदम से राइफल का कॉलर पकड़ लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरी मिस्री के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी बिना कुछ कहे राइफल ने अपने फोन में एक वीडियो ओपन करके कार्तिक की आंखों के सामने कर दिया, जिसमें मिस्री ने राइफल के सामने जो डील रखा था, वह जो भी बोल रही थी, तब उसमें साफ दिखाई दे रहा था। मिस्री की कही वह सारी बातों को सुनकर और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर तो कार्तिक के दिल और दिमाग में जोर का धमाका हुआ। उसे लगा जैसे उस धमाके में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सब बकवास है, ये वीडियो झूठा है। मेरी मिस्री ऐसा कर ही नहीं सकती। वह तो मुझसे प्यार करती है। जरूर तुमने उसके साथ कुछ किया है। क्या किया है तुमने मेरी मिस्री के साथ? वह ऐसे बहकी बहकी बातें कैसे कर रही है? कार्तिक का पूरा दिमाग खराब हो गया। मैं राइफल का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरने लगा। खुद को संभालो कार्तिक, यह तो बस तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। तुम्हारे भाई ने मेरी वाइफ की जान ली ना, और तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया। अब देखो तुम्हें मैं कैसे बर्बाद करता हूँ। राइफल ने भी गुस्से में उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ा लिया तो कार्तिक के गुस्से की सारी हदें पार हो गईं। तुम क्या करोगे राइफल? अब तुम देखो कि तुम्हारी बर्बादी कैसे होती है। तुमने भी मेरे भाई को मरवाया, जबकि मेरे भाई ने तुम्हारी वाइफ की जान नहीं ली थी। वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। लेकिन अब जो तुमने किया है, मेरी मिस्री को मुझसे दूर किया और उसे मेरे खिलाफ करके अपने इशारे पर नचा रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। कार्तिक ने गुस्से में पागल होकर कहा और उसके जबड़े पर कसकर मुक्का मारना चाहा, लेकिन अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा जाने पर उसका निशाना मिस हो गया। राइफल भी संभल कर उसे बेड पर धकेल कर उससे दूर हुआ और उसकी हालत पर हंसने लगा। तुम संभल कर सीधे बैठ नहीं सकते, मुझे बर्बाद करोगे? अब तो तुम अपनी बर्बादी का इंतजार करो। आज से तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तुम्हारी बर्बादी की पहली सीढ़ी तुम्हारी बीवी बनेगी। देखना कैसे। राइफल ने कार्तिक पर हंसते हुए कहा।
और आईसीयू रूम से बाहर निकल गया। राइफल विवेक जी का बिजनेस पार्टनर था, इसलिए कार्तिक के बॉडीगार्ड ने उसे आने और जाने से नहीं रोका। राइफल के उस रूम से निकल जाने के बाद कार्तिक बहुत गुस्से में चिल्लाया, मिश्री, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने कितनी आसानी से वह सब कह दिया। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है? लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि तुम इस तरह मुझे धोखा दे सकती हो। तुमने खुद शादी के लिए राइफल को ऑफर किया। क्यों मिश्री, क्यों? कार्तिक बहुत गुस्से में दिल में उठ रहे दर्द के साथ छटपटा रहा था। उसने वीडियो में जैसे मिस्त्री को राइफल के साथ बातें करते हुए सुना और देखा, उसके दिल को बहुत तकलीफ हो रही थी। वह इस वक्त उठना चाहता था, मगर डॉक्टर ने उसे ऐसी दवा दी थी कि वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ना ही संतुलन बनाकर खड़ा हो पा रहा था। धीरे धीरे दवा का असर जब उसके दिमाग तक पूरी तरह पहुंच गया तो वह बेड पर बेहोश हो गया। प्रेम उसके कमरे में आया। बॉडीगार्ड ने उसे सारी खबर दे दी। राइफल जो कुछ भी कहकर गया वह, और जिस तरह से कार्तिक चिल्ला रहा था, वह सब भी पूरी सच्चाई सुनकर तो प्रेम को भी यकीन नहीं हुआ और उसे मिस्री पर गुस्सा आने लगा। दूसरी ओर मिस्री की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसने कठोरता से राइफल के साथ डील तो कर लिया, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि उसने उसके सामने वह सारी बातें अपने दिल पर कितने पत्थर रखकर कहीं। और उसे इस बात का भी पूरा एहसास था कि जब कार्तिक को इस बात के बारे में पता चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। अगले दिन बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें किंग का शामिल होना भी जरूरी था और राइफल के साथ बाकी पार्टनर्स भी आए हुए थे। रॉयल ग्रुप भी वहां पहुंचे थे। इसी की हुई डील के अनुसार वह राइफल प्रॉपर्टी में 50% की पार्टनर थी, इसलिए राइफल उसे भी अपने साथ लेकर गया था। इसके पीछे दो वजह थी। एक तो वह अपनी शादी का अनाउंसमेंट करने वाला था और दूसरा कार्तिक का दिल जलाना चाहता था। अपने साथ चलने के लिए उसने मिस्री को अपनी पत्नी की बहुत खूबसूरत साड़ी दे दी और उसके कुछ गहने भी। वहां जाने का तो मिस्री का भी दिल नहीं था। उसका दिल तो इस बात से फट रहा था कि वह कार्तिक से कैसे नजरें मिलाएगी, वह उसे अपने सामने देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, और क्या वह उसके सामने अपने इस झूठे नाटक को आगे बढ़ा पाएगी या नहीं। इसी उधेड़-बुन में वह तैयार हुई और राइफल के साथ मीटिंग में पहुंच गई। मीटिंग में राजेश भी शामिल हुआ था। जब उसे पता चला था कि मिस्री और राइफल के बीच में डील हुई है और डील में मिस्री ने उसका 50% मांगा है, तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने कई बार राइफल को मिस्री के दिए हुए ऑफर को ठुकराने के लिए कहा, मगर राइफल उसकी बात नहीं माना। इसलिए वह राइफल से और मिस्री से बहुत नाराज था, जिसमें उसके सपोर्ट में जतिन खड़ा था, वही राइफल का खास आदमी। एक बड़ी सी लग्जरी मीटिंग रूम के अंदर एक बड़े से सर्किल टेबल के चारों तरफ 70 कुर्सियां लगी हुई थी। इस मीटिंग में कई जाने माने लोग शामिल थे। कुछ बिजनेसमैन थे तो कुछ जाने माने क्रिमिनल्स, कई फील्ड के लोग मौजूद थे। सभी सूट बूट में स्टाइलिश कपड़ों में देखने लायक लग रहे थे। सभी अपने फिक्स टाइम पर आए और अपनी सीटों पर बैठकर राइफल की बगल वाली सीट पर मिस्री भी बैठी हुई थी। सभी इंतजार कर रहे थे तो किंग के आने का। अचानक वहां मौजूद सभी बॉडीगार्ड में हलचल देखकर सबको यकीन हो गया कि किंग आ चुका है। सभी अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए, राइफल भी। बस एक को छोड़कर बैठी मिस्री। वह अब भी अपनी सीट पर इस तरह बैठी हुई थी। सब उसे देखकर एक दूसरे को देख रहे थे। मिस्री की बेपरवाही सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही थी। फाइनली मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ और प्रेम के साथ कार्तिक ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट में अपनी ड्रेसिंग अंदाज के साथ वह एंटर हुआ। ब्लू शर्ट, ब्लू कोट और ब्लू पैंट में प्रेम भी उसकी स्टाइल को टक्कर दे रहा था। दोनों का करेक्टर एकदम किलर था। हर किसी को इग्नोर करते हुए दोनों अपनी सीट के पास पहुंचे। जब अपनी सीट पर बैठते हुए कार्तिक की नजर अब भी उसी तरह बैठी मिस्री पर गई तो उसका दिल सुलग गया। उसने जबड़े मसलते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली। इस वक्त मीटिंग रूम में बहुत लोग मौजूद थे और कार्तिक खुद किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया था। उसे अब भी लग रहा था कि मिस्री ये सब मजबूर होकर कर रही है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपनी सीट पर बैठ गया। उसकी सीट पर बैठते ही बाकी लोग भी बैठ गए और मीटिंग शुरू हुई। कई सारे टॉपिक पर बात हुई, बहुत सारी चीजों के लिए, तो कई चीजों को उसने कैंसिल कर दिया। पूरी मीटिंग के दौरान कार्तिक की शिकारी जैसी नजर सिर्फ मिस्री पर थी। वही मिस्री इधर उधर देखकर उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, राइफल अपनी सीट से उठा और उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ सबकी मौजूदगी में एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वह यह
कि मैं वेरी ब्यूटीफुल मिस्री से अगले महीने शादी कर रहा हूँ, जिसमें पर्सनली आप सभी इनवाइटेड हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे किंग। ये सब कहकर अब राइफल ने किंग को देखा तो कार्तिक ने सुगल कर अपने जबड़े मसल लिए। उसकी लाल आंखें अब मिस्री को घूरने लगी और मिस्री का दिल तो कर रहा था कि कब धरती फटे और वह उसमें समा जाए। जैसे ही राइफल उसके चेहरे को देख रहा था, वह एकदम सख्त हो रही थी। फिर मीटिंग तो खत्म ही हो चुकी थी। अब एक एक करके सारे पार्टनर जाने लगे और राइफल के करीब आकर उसे कांग्रेचुलेसन भी कहने लगे। जिससे भी राइफल का रिलेशन अच्छा था, तब सब उसके पास आए। सब उसे हाथ मिलाकर उसे कांग्रेचुलेसन कह रहे थे। और जैसे उनका हाथ मिश्री से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा था, मिश्री हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रही थी, तो उन्हें भी उसका ही तरीका अपनाना पड़ रहा था। देखते ही देखते पूरा मीटिंग रूम खाली हो गया। अब वहां रह गए थे तो बस मिश्री, राइफल, कार्तिक और प्रेम। बॉडीगार्ड तो अपनी जगह थे ही। अब राइफल किंग को देखते हुए, क्यों किंग साहब, सबने मुझे कांग्रेचुलेसन कहा, आप नहीं कहोगे? राइफल के कहने पर कार्तिक जबड़े मसलते हुए उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने खून उतरी आंखों से मिस्री को देखा, जिनकी नजरों पर पहले से ही राइफल की नजरें थी, इसलिए वह भी एकदम स्ट्रिक्ट खड़ी थी। तो अब कार्तिक ने भी डेविल स्माइल के साथ मिस्री की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। दोनों को दूसरी शादी मुबारक हो। उसके ये कहने पर मिस्री की हल्की नमी भरी पलकें उसकी ओर उठ गईं और वह झूठी मुस्कान के साथ उसे देखने लगी। थैंक यू सो मच, मिस्री ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा और कार्तिक से हाथ मिला लिया। ये देख राइफल मिस्री को और गहरी नजरों से देखने लगा। मिस्री, क्यों कर रही हो ये सब? क्या मिल जाएगा तुम्हें? क्या हासिल कर लोगी तुम मेरा दिल तोड़कर? प्लीज ऐसा मत करो। अगर कुछ है तो बता दो। कार्तिक ने नजरों से ही मिस्री की आंखों में देखकर कहा। सॉरी काशी, मगर मुझे ये सब करना होगा। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने जरा भी होशियारी करते हुए पकड़ी गई और राइफल को मुझ पर शक हुआ तो माँ, दादी और नैना की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मिश्री ने भी उसकी आंखों में देखकर कहा। बस ये बातें उन दोनों की आंखों में ही हो रही थी, इसलिए राइफल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में खोए देख उसका दिल जल रहा था, क्योंकि जो तकलीफ वह कार्तिक की आंखों में देखना चाहता था वह उसे बहुत कम नजर आया। फिर कार्तिक को देखकर, शादी हम दोनों की है और कांग्रेचुलेसन सिर्फ एक को, ये तो नाइंसाफी है साहब। राइफल के कहने पर कार्तिक का दिल जल गया, मगर उसने उसे कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बार मिस्री को नजर भर के देखा और खून के घूंट पीते हुए वहां से बाहर चला गया। प्रेम बहुत गुस्से में मिस्री के सामने आकर खड़ा हुआ। वह मिस्री से गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि एकदम से राइफल उन दोनों के बीच आ गया। तभी बाहर से कार्तिक ने प्रेम का नाम लेकर पुकारा। राइफल ने भी उसे बाहर जाने का इशारा किया। प्रेम ने सुलगती हुई नजरों से उन दोनों को देखा और गुस्से की घूंट पीकर वह जबड़े मसलते हुए उन दोनों के सामने से गुजरकर बाहर निकल गया। वहीं मिश्री को पल पल लग रहा था कि उसका कलेजा कटकर गिरता जा रहा है, लेकिन जिस कैरेक्टर में वह अभी थी, वह ना तो एक बूंद आंसू गिरा सकती थी, ना तो चेहरे पर अपने दिल का हाल आने दे सकती थी। वहीं राइफल बार बार उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश में था। वह परखना चाहता था कि वह सच में उसके फेवर में है या सिर्फ दिखावा कर रही है, मगर मिस्री भी उसके सारे इरादों को समझ रही थी। कुछ देर बाद वह उसके साथ घर वापस लौटी। बेबी उसे देखते ही खुश हो गई और झट से उसके गले लग गई। उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे लेकर कमरे में चली गई। तो बेबी ने बताया कि वह नाश्ते के लिए उसका वेट कर रही थी। मिस्री ने भी प्यार से उसके गाल पर हथेली लगाकर उससे कहा कि वह फ्रेश होकर आती है, फिर दोनों साथ में नाश्ता करेंगे। वह तुरंत बाथरूम में चली गई और उसने अंदर से खुद को लॉक कर लिया और सिंक के सामने आकर खड़ी। सामने मिरर पर उसने अपने चेहरे को देखा और अब जो दर्द, जो घुटन मैं अपने दिल में दबाकर बैठी थी, वह एकदम से बाहर आ गया। आंसू बेलगाम होकर बहने लगे। इतना आसान नहीं होता किसी से वफा करने का वादा करके बेवफा बन जाना और बेवफा बनकर उसकी नजरों में आना, बेगुनाह होते हुए भी उसकी नजरों में गुनाहगार बन जाना। जो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो, खुद उसकी जिंदगी खतरे में डाल देना। तकलीफ तो तब बढ़ जाती है जब वह तन में जख्म लेकर सलामत सामने हो और उसका हालचाल भी पूछ न सके, और उसके दिल में और जख्म छोड़कर उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ देना। उसे मिले जख्मों से ज्यादा खुद के दिल में दरारें आ जाती हैं। यह सब करना मेरे लिए भी आसान नहीं था काशी। न तुम्हें तकलीफ में देखना आसान था, जिस तरह तुम मेरी नजरों में देख रहे थे,
मैं पल पल जल रही थी। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। मिस्री आईने में देखते हुए बोली। उसे वह पल याद आया जब कार्तिक सिर्फ उसे निहार रहा था। उसके होठों पर बेहद शिकायत थी, बहुत नाराजगी थी, बहुत गुस्सा था। मगर सबके सामने वह उसे रुसवा नहीं करना चाहता था। वह चाहता तो उस वक्त बोल देता कि वह उसकी पत्नी है, लेकिन उसके ऐसा करने पर मिस्री के ऊपर ही कई सवाल उठते। वहां मौजूद लोग उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें बनाते। यह सोचकर ही शायद उसने कुछ नहीं कहा। यह बात वह समझ रही थी। उस वक्त उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, अंदर ही अंदर तड़प रही थी। उसे बताना चाहती थी कि नैना, दादी, माँ सब मुसीबत में है, लेकिन लफ्जों से कुछ न बोल पाई। सुबह नैना पर भी उसने हाथ उठा दिया। इस बात के लिए भी उसका दिल तड़प रहा था। उसने भले ही उसके साथ कुछ भी किया हो, वह खुद किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, और उसकी नज़रों में बड़ा बनकर उसे खुद ही बहुत तकलीफ हो रही थी। जब राइफल ने त्रिवेणी कोकला जी के साथ नैना को भी किडनैप किया और उसके सामने लेकर आए, और उन तीनों की जिंदगी के नाम पर उसने प्रेम और कार्तिक पर गोली चलवाई, मिश्री तभी समझ गई थी कि उसकी कमजोरी अब उन लोगों के हाथ लग चुकी है। आगे चलकर वह बहुत खेल खेल सकते हैं, इसलिए एक खेल उसने भी उनके साथ खेल दिया। वह उसे मजबूर करके कुछ करवाए, इससे पहले ही उन लोगों का दिमाग घुमाने के लिए उसने खुद उनके सामने सरेंडर कर दिया, जिसके पीछे वह बहुत गहराई से सोच रही थी। काशी, मैं तुम्हारे सामने, प्रेम के सामने, नैना के सामने बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और इसका परिणाम क्या होगा। मिश्री ने जी भरकर रोने के बाद खुद को मजबूत करते हुए कहा। तभी दरवाजे पर बेबी ने दस्तक दी। मम्मी प्लीज जल्दी निकलो, बाहर भूख लगी है, उसने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। ओके बेटा, अभी आई। फिर उसने अच्छे से अपना चेहरा धो लिया। मगर रोई हुई लाल आंखों का क्या करती। जब बाहर निकली तो राइफल वहीं मौजूद था। मैं मिश्री के साथ पास के सोफे पर बैठ गई। राइफल ने उन दोनों के लिए नाश्ता वहीं मंगवा लिया और खुद भी उन दोनों के साथ बैठा। पल पल उसकी नजरें अब भी मिश्री की आंखों को पड़ रही थीं। मैं उसकी आंखों को गौर से देखकर, रो रही थी क्या? मिश्री ने नजर उठाकर देखा और फीकी मुस्कान होठों पर लाकर, मैं क्यों रोने लगी? अब तो मेरे मुस्कुराने के दिन आए हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? राइफल उसे अभी संदेह भरी नजरों से देखते हुए, कार्तिक से शादी के बाद भी और इतने दिनों से उससे दूर मेरे कैद में रहने के बाद, आज जब तुम उसके सामने गई और जिस तरह उसने हमारी शादी के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेसन कहा, तुम्हें तकलीफ नहीं हुआ? राइफल के इन सवालों पर मिश्री का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ, मगर उसने फिर से कमजोर पड़ रहे दिल को मजबूत किया। अब क्यों तकलीफ होने लगी? पहले जो तकलीफें मैंने सही वह क्या कम थी? आपको नहीं पता कि नैना उस कार्तिक की वजह से कितना मुझे टॉर्चर करती थी। मेरा अपना दिमाग मेरे अपने काबू में नहीं रहता था। चीजों को तोड़ फोड़ करके मैं खुद को चोट पहुंचाती थी, और जब पागलपन का नशा मेरे दिमाग से उतरता था, मुझे कितनी तकलीफ होती थी, कितना दर्द सहना पड़ता था। अगर आज उस दर्द का 1% भी कार्तिक को सहना पड़ रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसी ने सीरियस होकर यह कहा। तो राइफल आमे से रिलाने लगा। सही कह रही हो और सही फैसला लिया तुमने। बस एक बात समझ में नहीं आई, जैसी सिचुएशन तुम्हारे सामने थी, तुम मेरे आगे हार भी मान सकती थी, उन सबकी जिंदगी के लिए हमारे आगे झुक सकती थी, लेकिन सीधा तुमने सौदा किया, मुझसे शादी का फैसला किया। ये कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ? राइफल ने अपने दिल में उठ रहे सवालों को उससे पूछ ही लिया, जिस पर मिश्री हंसने लगी। 3 महीने, सॉरी, अब तो लगभग 4 महीने होने को है। हाँ, 3 महीने मैं बेहोश थी, और बाद का 1 महीना मैं पूरे होश के साथ आपके बंगले पर हूँ। भले ही आपकी कैद में ही सही, लेकिन यहाँ रहते हुए लगभग हर किसी के बारे में जान गई हूँ कि कौन कितना निर्दयी है और किसके दिल में कितनी दया है। पहले दिन से ही मुझे आपका करेक्टर अच्छा लगा। आपने भी कहा था कि यहाँ भेड़िए बहुत है, आपके काबू के बाहर गई तो शिकार बना ली जाऊंगी, और यह मैंने देखा भी है। यहाँ आपके जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं, गुंडे हैं, सबकी नजरें पड़ चुकी हूँ कि मुझे देखकर उनके दिल में क्या आता है, और आपके सामने मुझे देखकर कैसे उनकी नजरें झुक जाती हैं। इसलिए मैंने सीधा रास्ता चुन लिया। मुझे पता है कि यहाँ लड़कर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे तकलीफ ही मिलेगी। तो क्यों ना उस तकलीफ को मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि अनचाही चीजें जब मजबूरी में स्वीकार करना पड़े, तब तकलीफ ज्यादा होती है। और जब दर्द को भी अपनी मर्जी से सहने के लिए खुद को तैयार कर लिया जाए, तो दर्द इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि उसे मजबूर होकर सहा जाए। मिश्री की इन बातों को सुनकर राइफल उसे खोया हुआ सा देखने लगा। फिर एकदम से उसकी आंखों में नमी आ गई
और वह जबड़े कसकर सोफे से उठकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? ऐसा क्या कह दिया जिससे आपको गुस्सा आए? सोफे पर बैठे हुए ही मिस्री ने उसकी आंखों में गौर करके पूछा। राइफल दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कभी कभी तुम्हारे अंदर गीता आ जाती है। वह भी ऐसी बातें करती थी। बहुत कुछ था उसके दिल में। उसकी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी हुई थी। पता नहीं उसने किस मजबूरी में मुझसे शादी की। मैंने तो बस प्रॉफिट के लिए उससे शादी की, क्योंकि एक वक्त में मैं एक मामूली सा क्रिमिनल था। बहुत ऊंचाई तक पहुंचना चाहता था, जिसकी सीढ़ी के रूप में वह मुझे मिली। उससे शादी करने के बदले उसके डैड ने अपनी पूरी पोजीशन मुझे दे दी, और मैं पावर और पोजीशन पाने के चक्कर में इस कदर अंधा था कि मैंने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि गीता के दिल में क्या है। वह तो हमेशा ऐसे ही गहरे शब्दों में बातें करती थी, जिसमें हमेशा मुझे दर्द, घुटन और तकलीफ महसूस हुई। बस मैं अपनी दुनिया में इस तरह गुम था कि मैंने कभी उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की। न दो पल उसके करीब बैठकर उसके दिल का हाल जानना चाहा। बस एक दिन पता चला कि वह किसी और को चाहती थी, और उसकी जान को बचाने के बदले ही उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी सारी हदें पार कर चुका था, और वह मेरे लिए एक बहुत कीमती भी हो गई थी। जब मुझे पता चला कि अपनी खुशियों का गला घोंटकर वह सिर्फ मेरे साथ रिश्ता निभा रही है, दिल से खुश नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं हमारे रिश्ते को आकार दे चुका था, और वे भी दुनिया में आने वाली थी। इसलिए तब मैं कुछ नहीं कर पाया। और कुछ सालों पहले जब वह मुझे छोड़कर गई, तब मुझे एहसास हुआ कि जिसे दिल से चाहो, उसे जब जुदा होना पड़े तो कैसा लगता है। लेकिन सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था, और आज वह मुझसे कितनी दूर जा चुकी है, मैं उससे माफ़ी भी मांग नहीं सकता। और शायद ही वह कभी मुझे माफ़ करेगी। ये सब कहते हुए राइफल की आंखें भर आई थी। मिसी उसके शब्दों से ही उसके दिल का दर्द महसूस कर सकती थी, क्योंकि वही दर्द कहीं ना कहीं उसके दिल में भी था। वह कुछ और कहती उससे पहले ही राइफल उस कमरे से निकल गया। बेबी वहीं थी, मगर उसे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं था। वह बस सोफे के सामने टेबल पर रखे हुए नाश्ते का मजा ले रही थी। मिस्री अपनी और उसकी हालत के बारे में सोच ही रही थी कि तभी बेबी ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे भी नाश्ता करने के लिए जिद किया। उसका दिल नहीं था, इसलिए वह उसे ही खिलाने लगी। कार्तिक बहुत गुस्से में घर लौटा। उसका दिल तो सुलग रहा था कि वह गुस्से में सुलगता हुआ विवेक जी के कमरे में गया, जहां वह 10 बॉडीगार्ड के बीच नजर बंद थे। कमरे में दाखिल होकर वह आसपास की चीजें तोड़ने लगा। उसे गुस्से में देखकर वह भी थोड़े चौंक गए, और अब वह उनके सामने आया और गुस्से में उन पर चिल्लाया। क्या मिला आपको ये सब करके? मैं आपका अपना खून नहीं था, इसलिए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये पावर, ये पोजीशन, क्या हासिल हुआ इन सब से आपको? उसके गुस्से में चिल्लाने से वह हैरानी से उसे देखने लगे। क्या बकवास कर रहे हो बरखुरदार? उन्होंने इतना ही कहा कि कार्तिक ने गुस्से में उन्हें बेड पर धकेल दिया। वह बेड पर गिरे और उठकर बैठ गए, और गुस्से में उसे देखने लगे। वह सुलग कर उनके सामने आया। क्या गलती थी मेरी, जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? भाई ने क्या बिगाड़ा था आपका? और उस गीता की भी क्या गलती थी? आपने गीता को मरवा दिया, इल्जाम भाई पर लगाया। उस राइफल ने भाई को मरवा दिया, और अब भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने मेरी मिस्री को मुझसे छीन लिया। ये सब आपने पोजीशन पाने के लिए किया, सीमित संपत्ति अर्जित करने के लिए किया। लेकिन एक बार भी आपने सोचा कि इससे आपके बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है? आप कहाँ सोचेंगे? कार्तिक गुस्से में और तकलीफ से तड़प रहा था। नहीं समझेंगे आप मेरी तकलीफ, क्योंकि मैं आपका अपना खून नहीं हूं ना, और राम भाई भी आपके अपने नहीं थे। जरा सोचा है आपने, अगर यही तकलीफ, यही घुटन प्रेम को बर्दाश्त करना पड़ता तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता? उसके इस सवाल पर विवेक जी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं, जिससे कार्तिक को एहसास हो गया कि उन पर कैसा असर होता। उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया। सिर्फ सुनकर ही आपके माथे की लकीरें गहरी हो गई हैं कि इन तकलीफों को, प्रेम को सहना पड़े तो क्या होगा। भगवान करे ऐसा कभी ना हो कि जो तकलीफें, जो दर्द मैं सह रहा हूँ, वह कभी प्रेम को सहना हो। लेकिन आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया। बहुत गलत किया आपने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपको कभी सुकून की सांस नहीं मिलेगी। कार्तिक ने अत्यधिक क्रोधित होकर उन पर अपना सारा गुस्सा और दर्द उतार दिया, और पलटकर अपने कमरे में चला गया। उसने एक नजर भी नहीं देखा कि दरवाजे के बाहर प्रेम खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वह सारी बातें सुन चुका था,
और अपने भाई को इस तकलीफ में देखकर उसे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका तो दिल कर रहा था कि अंदर जाकर अपने पिता को ही खत्म कर दे, लेकिन कैसे करता। उसके पिता थे, वह चाहे जितना भी उन्होंने गलत किया हो, वह अपने हाथों उनकी जान नहीं ले सकता था, और ना ही अपने भाई को इस तरह घुटते हुए देखना उसके लिए आसान था। इन सब के बीच उसे नैना का ख्याल आया। उसके साथ गुजरी हुई रातें याद आईं। उसका दिल नैना के लिए फिक्र से भर गया, और अपनी माँ और दादी का ख्याल जब दिल में आया तो उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया और उनसे पूछा कि वह लोग इस वक्त कहाँ हैं, कैसी हैं, ठीक हैं या नहीं, कोई खतरा तो नहीं। उधर से बॉडीगार्ड ने कहा कि वह लोग अभी पूजा में बैठी हुई हैं, व्यस्त हैं, इसलिए बात नहीं कर सकती। डिस्टर्ब करने से उन लोगों ने साफ मना किया है। बॉडीगार्ड की बताई इन बातों पर प्रेम को कुछ भरोसा हुआ, कुछ नहीं। उसका मन हुआ कि वह उनसे बात करे, लेकिन उसे यह भी याद आया कि त्रिवेणी और कोकला जी एक बार अगर पूजा में मगन हो गईं तो वह किसी की नहीं सुनती। इसलिए वह कुछ न कह सका। बॉडीगार्ड की झूठी बातों को मानकर ही उसने फोन रख दिया। उसके दिल में इस ख्याल से राहत थी कि यहाँ भले ही स्थिति उन लोगों के हाथ में ना हो, वहाँ महाबलेश्वर में उसकी मम और दादी सुरक्षित है, साथ में नैना भी। नैना भले ही उसके प्यार को एक्सेप्ट ना कर रही, लेकिन वह अपने दिल में उसके लिए प्यार का पूरा एहसास महसूस कर रहा था। कार्तिक गुस्से में अपने कमरे में आया। उसने मिस्री की तरह ही पागलपन के साथ कमरे की सारी चीजें तोड़ दी। तब उसकी नजर टूटी हुई फोटो फ्रेम पर गई, जिसमें उसकी और मिस्री की तस्वीर थी। उस फ्रेम के शीशे का टुकड़ा हटाकर उसने फोटो उठा लिया और मिस्री की तस्वीर को नम आंखों से देखने लगा। फिर एकदम से उसके दिमाग में कुछ आया। उसकी आंखों के आगे वह तस्वीर आई जब उसने मीटिंग रूम में मिस्री से हाथ मिलाया था। तब हाथ मिलाने के दौरान मिस्री ने एक छोटी सी पर्ची उसके हाथ में छोड़ दी थी और आंखों से उसे संभालने का इशारा किया था। राइफल की नजरें उन दोनों की नजरों पर ही थीं, इसलिए उन दोनों के हाथों में उसने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त तो मिस्री के हाथ मिलाने के बाद कार्तिक ने उसकी दी हुई पर्ची को अपनी पॉकेट में रख लिया था। अब उसने झट से अपने पॉकेट से उस पर्ची को निकाल कर देखा। उसकी आंखों की रंगत बदल गई, चेहरा और गुस्से से भर गया और उसके होंठ पर किलर स्माइल आ गई। अगली सुबह मिस्री बेबी और राइफल के साथ हॉल में डाइनिंग एरिया में मौजूद थी। बेबी डाइनिंग एरिया के आसपास फुटबॉल लेकर इधर उधर खेल रही थी। उसके साथ खेलने में मिस्री भी लगी हुई थी। नौकरों ने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर सारा ब्रेकफास्ट लगा दिया तो वह लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर आकर बैठे। राइफल के कहने पर मिस्री खुद उसके और बेबी के प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगी। तभी राजेश और ललिता भी अपने रूम से ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे। आज ललिता के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ अलग था, और राजेश का भी। राजेश के चेहरे पर और हाथों पर भी कई जगह चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर राइफल ने उसके बारे में पूछा तो वह कुछ न बोला। बस उसकी जलती हुई नजरें मिस्री पर जाकर ठहरी। वह नफरत से उसे घूरते हुए जबड़े कसने लगा, और फिर एक नज़र उसने ललिता को देखा जो उसकी प्लेट में नाश्ता लगा रही थी। उसे याद आया कि रात को फिर से वह नशे में लौटा था। उसने ललिता के साथ बदतमीजी की, कुछ गाली गलौज करने लगा। इसके बदले ललिता बिगड़ गई और आज उसने ही उस पर हाथ उठा दिया। बदले में उसका हाथ भी उठ गया उस पर, मगर वह उसे गंभीर चोटें नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उसे पता था कि वह प्रेग्नेंट है। अगर वह उसे बुरी तरह घायल करेगा तो अपना बच्चा खो सकता है, जो वह नहीं चाहता था। ललिता ने इसका ही फायदा उठाया और उसे एहसास दिलाया कि जब वह उस पर हाथ उठाता है, उसे चोट पहुंचती है, तो वह कैसा दर्द महसूस करती है। राजेश को मालूम था कि इन सारी चीजों को करने की हिम्मत ललिता में मिस्री से ही आई है, क्योंकि जब से वह आई है किसी न किसी बहाने ललिता से मिलकर उसे हिम्मत देती रहती है। राजेश मिस्री को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए, मेरे घर में ही आकर मेरी बीवी से मुझे मार के लाकर बहुत अकड़ रही है ना तू। मेरे भाई से शादी करेगी, मैं भी देखता हूँ कैसे। बहुत जल्द तेरी जिंदगी तुझे छीन ना ली तो मेरा नाम भी राजेश नहीं। बहुत जुनून और हिम्मत है ना तेरे अंदर। तेरे बदन का पुर्जा पुर्जा बेच दूंगा, बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी तू। ललिता ने जब उसे नफरत भरी नजरों से मिस्री को घूरते हुए देखा तो अपना गला साफ करते हुए उसके पास बैठी तो उसका ध्यान टूटा और वह नाश्ता करने लगा। उसके बदन में आए जख्मों के बारे में राइफल ने कई बार उससे पूछा, मगर वह ऐसी वैसी बातें करके टालने लगा। कैसे बताता कि अपनी बीवी से मार खाकर बैठा है। रोज अपने भाई को मजे लेकर बताने में बड़ा मजा आता था उसे कि रात को उसने अपनी बीवी को पीटा। आज खुद के बारे में यह बात बताते हुए
उसे शर्म आ रही थी कि आज खुद उसके हाथ से मार खाकर बैठा है। वह लोग बड़े मजे से नाश्ता कर रहे थे। मिश्री भी नाश्ता करने के लिए बैठी थी, मगर सिर्फ वह बेबी को खिला रही थी और एक गहरी सोच में डूबी हुई थी कि क्या कार्तिक ने वह पर्ची पढ़ी होगी। अगला कदम क्या होगा उसका? क्या उसने जैसा सोचा है वह वैसा ही करेगा, या उसने गुस्से में वह पर्ची कहीं फेंक दी? वह इसी उधेड़बुन में थी कि तभी राइफल का फोन रिंग हुआ। मिस्री की आंखें चमक गईं। वहीं राइफल ने कॉल आंसर किया और न जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया। वह एकदम से उठकर खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, इतना सब कुछ हो गया, कहाँ मर गए थे तुम लोग? उसे उस जगह के बारे में कैसे पता चला? अगर उसने अटैक किया भी था तो तुम लोग कहाँ मरे हुए थे? एक्स्ट्रा ऑफिसर क्यों नहीं बुला लिए? ऐसे कैसे उसने पूरी बिल्डिंग उड़ा दी? उसे इन सब की खबर कैसे मिली? अब तुम लोगों के सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? दूसरी जगह की सिक्योरिटी बढ़ाओ। अगर अगले हॉस्पिटल में धमाका हुआ तो मैं तुम लोगों का घर उजाड़ दूंगा। राइफल एकदम पागल होकर अपने आदमियों पर गुस्से में चिल्लाने लगा। वहीं उसे इतना बौखलाए हुए देखकर वह सभी सवाल भरी नजरों से उसे हैरान होते हुए देख रहे थे। क्या हुआ भाई? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? राजेश ने उसे बेचैन होकर पूछा। तो अब राइफल अपनी बर्बादी की दुनिया से बाहर आया और उसने नफरत भरी नजरों से मिस्री को देखा। उस किंग कार्तिक ने हमारे नोएडा के अस्पताल को बम से उड़ा दिया। वहां हमारे जितने भी मरीज एडमिट थे उसने सबको अपने कब्जे में कर लिया है। हमारे नेक्स्ट स्टॉक के लिए सबसे ज्यादा ह्यूमन ऑर्गन्स वहीं से मिलने वाले थे। उसने सारे पेशेंट को अपने कब्जे में कर लिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। राइफल एकदम गुस्से में पागल होकर चिल्लाया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे उस जगह के बारे में कैसे पता चला? और पता कैसे नहीं चलेगा? घर का भेदी लंका ढाए। आपने उसका भेदी जो अपने करीब अपने ही कमरे में बिठा रखा है। पहले राजेश हैरान हुआ, फिर शक भरी नजरों से मिस्री को घूरने लगा। उसे शक करते देख राइफल के दिमाग में भी शक के बीज पड़ गए। वह बौखलाया हुआ सा मिस्री के पास गया और उसने कसकर दोनों हाथों से मिस्री का गला पकड़ लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।